हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मैं आपको पीआरटी के अंदर आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस के। तो ईवीएस का फर्स्ट मॉक टेस्ट जो कि आपका ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको मैं आपको कराने वाला हूं। आपको भी अच्छे से पता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम ईवीएस की थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट है, आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। देखिए, इस टाइप के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके लिए आपको मैप माइंड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अच्छे से मैप याद है ना, तो आपके क्वेश्चन को कितना भी वो घुमा फिरा दे, आप आराम से उस चीज को कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले क्या पूछा है, बिहार के सापेक्ष में, यानी कि सबसे पहले आपको बिहार के बारे में पता होना चाहिए। तो आप मैप में देखिए, यहां पर है आपका बिहार। तो जहां पर बिहार दिया गया है ना, वहां से आप 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब आपको यह भी पता होगा, ये आपका क्या होता है, पूर्व होता है, और ये क्या होता है आपका पश्चिम यानी कि वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये क्या होता है आपका साउथ यानी कि दक्षिण। ये चीज आपको पता है। और जो बीच वाली जो एरिया है ना, दोनों के बीच में, इसको क्या बोलते हैं हम, उत्तर पूर्व। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। ये आपका क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, और ये आपका क्या होता है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इन चीजों के बारे में आपको पता होगा। अब आप देखिए, बिहार के सापेक्ष में पूछा है, यानी कि यहां पर तो बिहार है। अब बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर की स्थिति पूछी है। जम्मू कश्मीर कहां पे है, आपको पता होगा भाई, यहां पे क्या है आपका, ये जम्मू कश्मीर। तो ये किस साइड में है, देखिए आप, यहां पे ये उत्तर हो गया, और यहां पे क्या है, ये पश्चिम है, यानी कि उत्तर पश्चिम के अंदर। तो आप देखिए कहां पर है, उत्तर पश्चिम, आपका नंबर 3 में है, मिल गया ना। और क्या पूछा है, गोवा की स्थिति बताइए। अब गोवा देखिए आप कहां पर है, आपको पता होगा गोवा है हमारा यहां पर, और हमने ये लाइन ड्रॉ की है। तो यहां पर देखिए गोवा यहां पे आ रहा है, तो कहां पे हो गया आपका, कहां पर हो गया, दक्षिण पश्चिम के अंदर। देखिए कहां पर, ऑप्शन ये हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर 3। तो आप इस चीज को याद रखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके माइंड में मैप का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। सबसे धीमी पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको वाष्पीकरण के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आप एक लोकल एग्जांपल से समझिए। जब आप पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, आप किसी भी बर्तन के अंदर जब पानी को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए, ठीक है, तो आप एक बात बताइए मेरे को, अब वो क्या प्रक्रिया है। देखिए, वो होती है आपकी वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण का मतलब होता है जब कोई तत्व हो या फिर यौगिक हो, चाहे वो फिर वो ठोस हो या फिर लिक्विड हो, जब वो वाष्प के रूप में बदल जाता है ना, यानी कि डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है ना, तो वो आपकी वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, किसी भी लिक्विड का या फिर किसी भी सॉलिड का, किसी भी तत्व का या फिर किसी भी यौगिक का किस में परिवर्तित होना, गैस के रूप में परिवर्तित होना, क्या कहलाता है आपका, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए किस पर डिपेंड करती है। अब आप बताइए, जैसे आपके पास, चलो आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, देसी एग्जाम्पल लीजिए। आप कपड़े सुखाते हैं, तो आप मेरे को आप एक बात बताइए, आपने अपने शर्ट को वॉश किया है, ठीक है, आपने धोया है शर्ट को। अब आप एक बात बताइए, आप उसको सुखाने के लिए गए बाहर, आप उसको एज इट इज यूं का यूं रख देंगे तब वो ज्यादा जल्दी सूखेगी, आप उसको फैलाकर जब सुखाएंगे तब वो ज्यादा जल्दी सूखेगी। आपको आंसर मिल गया होगा भाई। आपको नॉर्मल सी बात है, आप उसको जब फैलाकर सुखाएंगे ना, तब वो ज्यादा अच्छे से सूख पाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपने उसके सतह क्षेत्र को बढ़ा दिया। ठीक है, और जो तापमान था, जो टेम्परेचर था, वो नॉर्मल सी बात है, सूर्य से मिल ही रहा है। तो यहां पर जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे धीमी पूछी है, यानी कि आपका सतह क्षेत्र और जो तापमान है ना, जब दोनों में कमी हो जाएगी ना, तब सबसे धीमी प्रक्रिया होगी। क्योंकि जो आप सतह क्षेत्र है ना, कि जो सरफेस एरिया है, अगर वो आप बढ़ा देते हैं ना, तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं ना, तब भी वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती है। और यहां पर क्या पूछी है, इन्होंने पूछी है धीमी। तो धीमी कब होगी, जब आप सतह क्षेत्र को भी, यानी कि सरफेस एरिया को भी, और टेम्परेचर को भी, जब दोनों को कम कर देते हैं ना, तब। आप एक और एग्जाम्पल से समझिए, भाई बारिश का मौसम है, तो बारिश के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। तो बारिश में क्या होता है, अगर जो कपड़े हैं ना, वो जल्दी से सूखते नहीं है। क्यों नहीं सूखते, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वाष्पीकरण की दर तेज नहीं हो पाती है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, टेम्परेचर डाउन होता है वर्षा के टाइम में। ठीक है, तो हो गया ना अपने आप प्रूव। अब सतह क्षेत्रफल की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि सरफेस एरिया की भी, और आपके टेम्परेचर की भी। दोनों में जब कमी होती है, तो हमारी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे धीमी होती है। तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता है ना, वो क्या कहलाती है, यानी कि द एबिलिटी टू पोजिशन ऑफ प्लेस,
डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अगर आप इन सब चीजों को समझ जाते हैं ना तो वो आपका कहलाता है मैपिंग स्किल्स, यानी कि चित्रण कौशल। ठीक है, अब जब आप हर चीज के बारे में समझ जाते हैं ना तो आपका मैपिंग स्किल कहलाता है, क्योंकि मैपिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है। आपके स्थान भी आ गए, आपकी डायरेक्शन भी आ गई और आपकी क्या दूरियां भी आ गई। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। आगे चलते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा आपका एनसीएफ 1975। एनसीएफ 1975 ने बोला था अगर जो हम ईवीएस है ना उसको एक किसके रूप में पढ़ाएंगे? इंटीग्रेटेड करिकुलर के रूप में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? देखिए आप एक चीज को समझिए, जब भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना तो उसकी एक खासियत होती है, अगर आपको अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, आपको अगर अच्छे से मैप याद है ना तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाते हैं। चाहे फिर वो कृषि से रिलेटेड पूछे जाएं या फिर वो टेम्परेचर से रिलेटेड पूछे जाएं, चाहे कुछ भी पूछ ले, अगर आपको ज्योग्राफी के कंसेप्ट याद है, आपको मैप याद है तो नॉर्मल सी बात है आपके लिए क्वेश्चन ईजी होगा। अब यहां पर बात की जा रही है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। सबसे पहले तो स्थानांतरित खेती के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्थानांतरित खेती होती क्या है। देखिए जो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है ना, यानी कि जो स्थानांतरित खेती होती है ना उसके अंदर क्या किया जाता है, जो घने जंगल होते हैं ना उन जंगल्स के अंदर क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनको काट देते हैं। ठीक है, और उनको काट कर जला देते हैं और जलाने के बाद कहने का मतलब उस एरिया को एकदम साफ कर देते हैं और वहां पर क्या किया जाता है, फसल को बो दिया जाता है। और जब बाद में फसल बड़ी होती है फसल को काट लिया जाता है और इस तरह से क्या करते हैं वो अपनी खेती को करते रहते हैं। और वहां पर जब तक खेती करते हैं जब तक कि वो जो भूमि है ना वो अनउपजाऊ ना हो जाए, यानी कि जो उसकी उपजाऊ पावर है ना वो खत्म ना हो जाए, तब तक उस जगह पर कृषि करते हैं। और जैसे ही जमीन की उपजाऊ पावर खत्म हो जाएगी उस जगह को वो छोड़ देंगे और कहीं दूसरे स्थान पर जाकर करने लग जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्थानांतरित खेती। अब एक जगह पर आज ऐसे की कल उसके बाद इस जगह को छोड़ देंगे और कहीं और करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्थानांतरित खेती। अब देखिए ये कहां पर होती है। देखिए जो आपका नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है ना, असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, इस साइड के जो जितने भी एरिया हैं वहां पर क्या है, जंगल ज्यादा है, आपको भी पता है। बारिश वहां पर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो नॉर्मल सी बात है जो वनस्पति है वो भी ज्यादा जल्दी उगेगी। तो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, अब जंगलों को काट देते हैं और वहां पर वो स्थानांतरित खेती को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और देखिए हमारे भारत के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे स्थानांतरित खेती को बोला जाता है झूम कृषि। तो अगर आपके सामने झूम कृषि आ जाती है तो उसका मतलब भी वही है। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट। मैं आपको मैप में बता चुका हूं नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया कौन सा होता है। ठीक है, आप दोबारा देख सकते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं ना तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, देखिए ये वाला एरिया आपका, जिसमें आपका क्या आ गया, असम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया, ठीक है, मिजोरम आ गया। तो ये किसके अंदर आते हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। नदी बांधों में उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए सत्य नहीं है पूछा है। देखिए बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। देखिए चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आप नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट करते हैं ना तो वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो यहां पर जब हम नदी को रोककर या पानी को रोककर जब बांध बनाते हैं ना तो वो चीज एक अच्छी चीज नहीं होती है। तो बांध कभी भी विकास को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। तो यह ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। आगे देखिए, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। भाई प्रदूषित करता है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। हाँ ये भी आपका सही है, भी हो सकते हैं। और बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। ये भी आपका सही है। तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट की जो बांध है वो विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये चीज क्या है आपकी गलत है और हमसे सत्य नहीं ही है पूछा था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? देखिए ग्रीन हाउस गैस जो क्या करती हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको सिर्फ और सिर्फ वही ग्रीन हाउस गैस याद रखनी है और उससे बाहर आपको मिलेंगी भी नहीं। ठीक है, एक तो हो गई आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक हो गया आपके मिथेन यानी कि CH4 आपका जल वाष्प हो गया। इसके अलावा आपको याद रखनी है CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके किसके अंदर मिलती है, फ्रिज के अंदर जो पाई जाती है। ठीक है, एक होता है आपका PFC
पीएफसी का मतलब होता है पर फ्लोरोकार्बन। ये भी क्या होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस के अंदर आती है। एक आती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ये भी क्या हो गई आपकी ग्रीन हाउस गैस हो गई। इसके अलावा आपका आता है जलवाष्प, ठीक है, यानी कि वाटर वेपर। आपको ये याद रखनी है बस, इनसे अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यही ग्रीन हाउस गैसें याद रखनी है। तो अब आप आंसर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी होती है, मीथेन आपकी होती है, और जो वाटर वेपर है यानी कि जलवाष्प ये भी ग्रीन हाउस गैस है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। देखिए फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। तो ये सब चीजें है ना रटने की नहीं है, ये आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूं इस चीज के बारे में। देखिए मेरा जो ड्राइंग है ना इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप समझ जाएंगे। आप देखिए ये आपका क्या है, इंडिया का नक्शा है। आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है भाई, ड्राइंग के ऊपर मत जाना। और जो आपका हिमालय है ना वो आपका यहां से स्टार्ट होता है और यहां से यहां तक चलता है। इस साइड जो हिमालय है उसकी चौड़ाई होती है कम, और जैसे जैसे इस साइड बढ़ते हैं ना तो आपकी जो हिमालय की चौड़ाई है ना वो ज्यादा होती है। इस चीज को आप याद रखना। और देखिए ठंडा रेगिस्तान, तो ठंडे रेगिस्तान का मतलब पता क्या है, जहां पर ठंड पड़ती है। और इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ठंडा रेगिस्तान है, और भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ठंडा रेगिस्तान है, वो है आपका लद्दाख। ठीक है, जो लेह और लद्दाख हम बोलते हैं ना वो, अगर आपको पता हो तो आपका लेह और लद्दाख कहां पर पड़ता है, यहां पे पड़ता है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखना। मैं आपको नॉर्मल जो कंसेप्ट है ना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात आती है आपकी मानसून की, क्योंकि मानसून से प्रभावित नहीं होते ये बोला जा रहा है। तो मानसून आती है आपकी यहां से, यहां पर आपका क्या है अरब सागर, और अरब सागर से आपकी मानसून आती है और आपकी आती है बंगाल की खाड़ी से। यहां पर क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी है। ये दो मानसून आती है भारत के अंदर। ठीक है, अब आप देखिए ये जो है ना आपका हिमालय पर्वत है यानी कि पहाड़ है, और यहां पर जब मानसून आती है ना, चलो मान लो आप ऐसे ऐसे मानसून आपकी आ रही है, और यहां पर जैसे जैसे धीरे धीरे हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है ना, तो जितनी भी वर्षा होती है ना जो मानसून वो यहीं पर कर देती है कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद जब पहाड़ से नीचे की तरफ हवा जाती है तो उसके अंदर नमी नहीं होती है, उसके अंदर वर्षा की बूंदें नहीं होती हैं। तो वर्षा की बूंदें नहीं होने के कारण जो आपका लद्दाख या जो भी एरिया इधर पड़ता है ना हिमालय के बाद का, वहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप, ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। गलत है भाई, आगे देखिए, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होते हैं। ये होगा आपका राइट आंसर। अब इसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, इसको बोलते हैं हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि हिमालय की वजह से क्या हो गया, यहां पर बारिश नहीं हो पा रही है। ठीक है, मैंने रीजन भी बता दिया क्यों नहीं आपको, चलो एक बार मैं फिर बता देता हूं। ये मानिए ये एक आपके सामने पहाड़ है और इधर से क्या हो रही है, बारिश आ रही है। ठीक है, और बारिश कैसे आती है, मानसून कैसे आता है, हवा के साथ आता है ना, नॉर्मल सी बात है। तो इस साइड से आपकी हवा के साथ बारिश चल रही है, जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा ना तो यहां पर पहाड़ है बहुत बड़ा, तो उसे ऊंचाई पे चढ़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाती है ना तो जितनी भी बारिश है ना वो इसी साइड कर देती है कंप्लीट। और पहाड़ को जब क्रॉस करने के बाद हवा जब दूसरी साइड नीचे उतरती है तो उसमें नमी नहीं होती है, उसके अंदर वर्षा की बूंदें नहीं होती हैं। तो इस साइड में, पहाड़ के इस साइड में जो भी एरिया होंगे ना उसके अंदर बारिश नहीं हो पाएगी। तो इसको बोलते हैं हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, आगे चलते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। इस चीज को, नॉर्मल सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड। आप इस चीज को समझिए, जो फैक्ट्रियां होती है ना उनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, और जब वो केमिकल्स हवा के अंदर मिल जाते हैं ना तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो वो केमिकल्स क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि आपके एसिड बनाते हैं। और एसिड के कारण जो पत्थर होता है ना ताजमहल का वो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अंदर कौन सा जिम्मेवार है, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो जिम्मेवार होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था। देखिए जो गोलकोंडा किला है ना ये आपका कहां पर है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ये है आपका कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक में कहां पर, आपका हैदराबाद में। और ये बनवाया था आपके काकतीय वंश ने। और कब बनवाया था, 13वीं शताब्दी के अंदर बनवाया था। ठीक है, तो आप इन सब चीजों को याद रखना। कब बनवाया था, आपकी 13वीं शताब्दी के अंदर बनवाया था। और कहां पर है, हैदराबाद में पड़ता है। और हैदराबाद आपका कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं। 15 ग्राम पर ml घनत्व यानी कि डेंसिटी और 3 ml आयतन यानी कि वॉल्यूम वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके लिए जो क्वेश्चन है ना ये एकदम इजी है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, यानी कि आपके घनत्व का, और जो घनत्व का फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम। मास यानी आपका द्रव्यमान,
और वॉल्यूम का मतलब होगा आपका आयतन, ठीक है। अब यहां से अगर हम मास को निकालते हैं, क्योंकि हमें द्रव्यमान निकालना है, तो मास क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू में यानी कि मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। भाई नॉर्मल सी बात है, मास इधर रख लिया आपने, ये वॉल्यूम उधर चला जाएगा, इक्वल टू के उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखिए डेंसिटी कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 45 ग्राम। सीधा सा आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देखिए अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सदिश राशि उसको बोलते हैं जिसकी आपको मात्रा यानी कि परिमाण का भी पता होता है और डायरेक्शन यानी कि दिशा का भी पता होता है। अदिश राशि वो होती है जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ मात्रा के बारे में पता होता है, दिशा के बारे में नहीं पता होता। तो देखिए आप द्रव्यमान, अब द्रव्यमान क्या है, आपका मास यानी कि आपका वेट। तो वेट की कोई दिशा थोड़ी ना होती है, भाई ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। द्रव्यमान आपका फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे द्रव्यमान। अब गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके बारे में हमें पता है, कहां पे लगता है, नीचे की तरफ लगता है ना। आप किसी भी चीज को ऊपर जब फेंकते हैं तो वो कहां आती है, नीचे की तरफ ही तो आती है ना। जब आप किसी चीज को फेंकते हैं तो किधर आती है, नीचे की तरफ आती है। तो गुरुत्वाकर्षण भी क्या है, डायरेक्शन है इसके अंदर। जो संवेग है, मोमेंटम है, उसकी भी डायरेक्शन होती है, और जो आपका वेट है, भार है, उसकी भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है। देखिए नहीं गुजर रही तो नॉर्मल सी बात है, वो कहलाएगी आपकी क्या, अपारदर्शी यानी कि ओपेक। और एक होती है आपकी पारदर्शी जिसमें से गुजर जाए, और एक होती है पारभासी जिसमें से कुछ गुजर जाए और कुछ ना गुजर पाए, ठीक है, यानी कि बीच का, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट यानी कि पारभासी। लेकिन यहां पर क्या पूछा था, नहीं गुजर सकती यानी कि आपकी अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का जो भार है वो क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। देखिए आप एक चीज को याद रखना, जो आपकी पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है वो क्या होता है आपका, चंद्रमा से 6 गुना होता है। आप इस चीज को याद रखना, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, चंद्रमा पर जो आपका भार होगा ना वो पृथ्वी से क्या होगा, 1/6 गुना होगा। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, चंद्रमा पर कितना है, 10 kg है, और हमें पृथ्वी पर निकालना है, तो पृथ्वी को आप एज इट इज रख दीजिए। 1/6 है तो 6 को इधर ले आइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 ग्राम। सीधा सा आंसर था यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक विलय का विघटन दर खालिस्तान पर निर्भर करता है, यानी कि द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सोल्यूट डिपेंड्स ऑन। तो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले सोल्यूट और सोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सोल्यूट और सोलवेंट, और विलय यानी विलियन, ठीक है। विलय और विलियन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, विलय वो चीज होती है जो कम मात्रा में होती है, और विलियन वो चीज होती है जो ज्यादा मात्रा में होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपका हो गया पानी, और एक आप लेते हैं नमक। अब आप एक बात बताइए, आप पानी के अंदर नमक मिलाते हैं या नमक में पानी मिलाते हैं, यानी कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, पानी की ज्यादा है ना। नॉर्मल सी बात, आप नींबू पानी बना रहे हैं तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं ना। तो ये होता है आपका क्या, सोलवेंट यानी कि विलियन, ठीक है। और ये नमक, नमक क्या होता है आपका, विलय यानी कि जो घोला जाता है। तो इसी किसके ऊपर डिपेंड होती है, इसका आंसर होगा आपका तापमान, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना, ओके। आगे चलते हैं। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, यानी कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। देखिए आप, कक्षा में बहस आयोजित करना गलत है भाई, समूह चर्चा करना कहीं ना कहीं सही हो सकती है, पोस्टर बनाना ये भी कहीं ना कहीं सही हो सकती है, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना आपका बेस्ट आंसर होगा नंबर 4, क्योंकि बच्चे को इससे रियल एक्सपीरियंस मिलेगा, रियल अनुभव मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। यानी कि जो बच्चा है अभय, उसके पड़ोस में कुछ लोग बीमार चल रहे थे, तो टीचर ने क्या बोला कि आप जाइए और उनका सर्वेक्षण कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प क्या है, प्रासंगिक नहीं है, यानी कि सही नहीं है। देखिए आप, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। हाँ ये तो आपका सही है भाई, बच्चे गए, समुदाय के लोगों से मिले, उनसे बातचीत की, तो अवसर मिला ना। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। हाँ ये भी आपका ठीक है, क्योंकि बच्चे रियल एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना। आगे देखिए।
इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ करने में सक्षम करवाया। ये भी आपका ठीक है, यानी कि बच्चे ग्रुप वर्क में काम करना सीख गए। ये भी सही है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4। फिर भी देख लेते हैं हम। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। आगे चलते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ साथ अपने अनुभव सुनवाए। यानी कि बच्चों ने जो जो अनुभव किए थे ना, वो सभी के सभी टीचर को बता दिए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? यहां पर बच्चों की बात नहीं हो रही है, आप याद रखना, ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रिया के बारे में पूछा जा रही है कि प्रिया के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? देखिए आप, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, भाई नहीं पता। आगे चलते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, ये तो होगी बच्चों के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चों ने किया था, बच्चों ने अनुभव बताए थे ना, तो ये तो बच्चों के अनुसार आंसर होता है आपका। आगे देखिए। अन्वेषण दृष्टिकोण यानी कि इंक्वायरी अप्रोच, ये होगा आपका आंसर, क्योंकि प्रिया क्या कर रही है? प्रिया ने पहले इंक्वायरी की, ठीक है, और इंक्वायरी करने के बाद उसने ये स्टेप को उठाया है, तो यानी कि अन्वेषण दृष्टिकोण ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें प्रिया के अकॉर्डिंग बताना था, आप याद रखना इस चीज को। आगे देखते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ होता है। गलत है भाई। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास क्या है? समय है। ये भी गलत है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। हाँ, ये आपका सही है। आगे देखिए। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है? यानी कि आप बच्चों की जो लाइफ है ना, बच्चों की जो स्कूल लाइफ है ना, उसको इसकी बाहर की लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखिए आप, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, हाँ कहीं ना कहीं आपका सही हो सकता है, लेकिन आप सभी ऑप्शंस को पढ़िए क्योंकि हमें बेस्ट आंसर चुनना है। ठीक है। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, देखिए ये आपका गलत होगा, ये आपका सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें पाठ्य पुस्तक की जो लाइफ है ना, उसको बाहर से कनेक्ट करना है, पाठ्य पुस्तक से कनेक्ट नहीं करना वापस चीजों को, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से तो हम बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है। आगे देखिए। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ये भी नहीं हो सकता। पाठ्यचर्या से बाहर जाना, ये भी नहीं हो सकता। हमारा राइट आंसर क्या होगा? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। और मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी जब मैंने पेडागोजी करवाई थी। देखिए आप सबसे पहले तो ये याद रखिए, पेडागोजी चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ लीजिए, सभी की सेम ही है। अगर आपने एक सब्जेक्ट की पेडागोजी को अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये समझिए आपकी बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी भी रेडी हो चुकी है। ठीक है। यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1। और मैंने आपको बताया था पाठ्य पुस्तक सब कुछ नहीं होती है, हमें पाठ्य पुस्तक से बाहर भी सोचना चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1। आगे चलते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। हाँ ठीक है भाई। और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, परिवार की भाषा गलत है। नहीं, ये तो नहीं है भाई, क्योंकि परिवार की भाषा तो सही है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ये भी गलत है, क्योंकि भाई संवेदनशील है तभी उसने परिवार के बारे में जिक्र किया ना। आगे देखिए। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ये हम समझ नहीं पा रहे। आगे देखते हैं। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, गलत है भाई। आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण क्या नहीं है? समावेशी नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? देखिए आप, चित्र पढ़ना, हाँ होती हैं भाई। फील्ड भ्रमण यानी कि आप फील्ड विजिट के ऊपर जाते हैं, ये भी आपका सही है। श्याम पट का उपयोग भी होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह क्या हो? एकीकृत हो, यानी कि इंटीग्रेटेड हो। मैंने ये चीज बताई है। समावेशी होना चाहिए, अच्छी चीज है, होता है भाई। थीमेटिक होना चाहिए, यानी कि विषयगत होना चाहिए, ये भी आपका राइट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। हाँ भाई ठीक है, सपेरों का अध्याय है आपकी बुक के अंदर। आगे देखते हैं।
इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। किस बारे में? कि यह एक अवैध कार्य है। हाँ, अवैध तो कार्य है लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है ये। आगे देखिए, सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, ये भी गलत है। और किस बारे में देखिए आगे, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहां पर उन्होंने सपेरों के बारे में भी बात की है और जो लोग हैं सपेरे पकड़ने वाले हैं, जो सपेरे हैं, उनके बारे में भी बात की है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा आपका? आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, यानी कि सही है? देखिए, आप सबसे पहले यह पता होना चाहिए, जो मिड डे मील है ना, वो 1995 के अंदर आपका स्टार्ट हुआ था। इस चीज को आप याद रखना, कब स्टार्ट हुआ था? 1995 के अंदर। अब देखिए, मिड डे मील होता क्या था भाई? मिड डे मील जो स्टार्ट किया गया था ना, वो सबसे पहले जो प्राइमरी बच्चे हैं ना, उनके लिए स्टार्ट किया गया था। अब जो उनको मध्याह्न का जो बच्चा होगा ना, उनको जो मध्याह्न का जो टाइम होगा ना, स्कूल के अंदर जो बच्चे जाते हैं, तो जो बीच में उनको जो खाना मिलता था, जो उनकी क्या होती थी, इंटरवल जो होता था, उस समय जो खाना मिलेगा ना, वो स्कूल की तरफ से मिलेगा, स्कूल वाले खाने देंगे। और इसके काफी फायदे हुए, जैसे कि बच्चे जो गरीब बच्चे थे उनको खाना मिलने लगा, तो इस लालच में वो उन्होंने स्कूल आना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा देखिए, बच्चों को अच्छा खाना मिलने लगा, ठीक है, तो काफी फायदे थे इस चीज के। बच्चे समूह में बैठकर एक साथ खाना खाते थे, तो जो कास्ट सिस्टम था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, किसी भी कास्ट का बच्चा हो, सभी बच्चे एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे, ठीक है, तो काफी फायदे थे। तो देखिए, अब आप शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, यानी लेना देना नहीं है, गलत है भाई। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, ये आपका करेक्ट है। फिर भी आप आगे देखिए, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, गलत है भाई। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, ये भी गलत है, बर्बाद थोड़ी ना करता है, ये तो फायदेमंद है। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है? देखिए आप, स्कूल बैग का कम वजन, गलत है भाई। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, ये भी आपका गलत है। आगे देखिए, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। चलिए फिर भी आगे देखते हैं, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा यानी कि कम करने की जरूरत है, ये भी क्या है आपका? गलत है। राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3। अबोध का मतलब होता है जो चीज काम की नहीं है, आप उस चीज को कम कर दीजिए। इससे क्या होगा? बच्चे के माइंड का जो बोझ है ना, वो कम हो जाएगा। तो यहां पर बच्चे के माइंड के बारे में बात हो रही है, वैसे बोझ कम करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? देखिए, यानी कि बच्चों को समूह में सिखा रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है। तो देखिए आप, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, गलत है भाई। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, यह भी गलत है, क्योंकि हम अलग नहीं करते भाई, ठीक है, सेपरेट नहीं करेंगे बच्चों को, ये चीज मैं बता चुका हूं आपको पेडागोजी के अंदर। आगे देखिए, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, यह होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, यह भी आपका गलत है। राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं, बाला का पूरा रूप क्या है? तो देखिए, बाला का जो पूरा रूप होता है ना, वो होता है आपका अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। जो आपके स्कूल बिल्डिंग होती है ना, उसके बारे में बताया गया है कि जो बच्चा है ना, वो सुबह से शाम तक कहां पे रहता है? स्कूल के अंदर रहता है, उस स्कूल बिल्डिंग के अंदर रहता है। तो वहां पर आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जो बच्चे की लर्निंग में क्या हो? हेल्पफुल हो, सहायक हो, उसको बच्चे की लर्निंग को क्या करे? इंक्रीज करे, ठीक है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3, यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है। आगे देखिए, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? देखिए, यानी कि अल्टरनेटिव, आप नॉर्मल सी बात है, वर्ड से ही अंदाजा लगाइए। वैकल्पिक यानी कि इसके अलावा कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या है? कुछ अलग है, वैकल्पिक है, यानी कि अल्टरनेटिव है ये। आगे देखिए, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, गलत है भाई। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से क्या हो? अलग हो। मैंने बताया ना, कुछ अलग होता है। वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेटिव, कुछ अलग सोचिए आप। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2। फिर भी आगे देख लेते हैं, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, गलत है भाई। आगे देखिए, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, ये भी क्या है आपका? गलत है। आगे चलते हैं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं, यह क्या है? देखिए, एक मिथ है, एक वैज्ञानिक तथ्य है, यानी कि साइंटिफिक फैक्ट है, स्टीरियोटाइप है, सुपरस्टिशन है, यानी कि अंधविश्वास है। और इन चीजों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा? मिथ है। ये मिथ का मतलब होता है एक तरह से ये झूठ है, ठीक है। आप इस स्टीरियोटाइप के ऊपर मत चले जाना। हाँ, स्टीरियोटाइप धारणा तो है, रूढ़िबद्ध धारणा तो ये है, लेकिन साथ साथ में क्या है? ये एक झूठ है,
ठीक है, तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर वो क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे। इसी तरह से मैं आपको डिटेल में थ्योरी करवाऊंगा और थ्योरी करवाने के बाद जो हमारे एमसीक्यू है ना उनको भी मैं करवाऊंगा। तो इन प्रैक्टिस सेट को आप 100% देखिए, क्योंकि काफी कंसेप्ट जो है ना आपके प्रैक्टिस सेट से ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आज के लिए थैंक यू।